बच्चे, मेरे बच्चे। दीदी, दीदी उठिए दीदी। मैं तो बर्बाद हो गई। क्या करेंगे हम? फिनाइल की बोतल, फिनाइल पी लिया। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही। इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं और कोई नहीं। ये क्या किया तूने? क्या किया मेरे बच्चे? आत्महत्या एक अपराध है, लेकिन ये भी सच है कि इंसान आत्महत्या जैसा कदम तभी उठाता है जब उसके जीने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। माया जो सुसाइड नोट छोड़कर गई थी, उसके मुताबिक उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन क्या यह वाकई आत्महत्या थी या माया किसी साजिश के शिकार हुई थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ महीनों पीछे। आ गए तुम? तुम्हारे पास नहीं आता तो कहाँ जाता? अच्छा जी, बातें बनाना बंद करो और अंदर चलो। चल। अच्छा माया सुन, तुम वो पैसे तो लेके आई हो ना? वो तो मैं ऑफिस से आते वक्त ही लेती हुई आई थी। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। माया क्या कर रही है? अपनी सालों की मेहनत उस नकारे सूरज के हाथ में दे रही है। दुकान उसे खोलनी है ना, तो वो अपने पैसे लगाए। तुम्हारे पैसे क्यों ले रहा है? माँ प्लीज, ये मेरी कमाई के पैसे, मैं जो चाहे करूं। और वैसे भी माँ, उस दुकान में मेरी भी पार्टनरशिप है। और माँ, कब तक मैं ये बेकार की नौकरी करती रहूं? मुझे भी लाइफ में ग्रो करना है, आराम से पैसा कमाना है। देख माया, मैं तुझे समझा रही हूँ। सूरज ने आज तक कुछ नहीं किया, ना कोई नौकरी ना कोई बिजनेस। अब वो सीधा ज्वेलरी की दुकान खोलेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माँ फिलहाल तो आप कुछ ना ही समझो तो ही अच्छा। शादी करने वाले मैं और सूरज, जब अपनी जिंदगी उसे सौंप दी, तो फिर ये पैसे क्या चीज है माँ? थैंक यू सो मच माया। तो मैं चलूँ अभी? इसे भी अभी बंद होना था। चल पड़। इसे भी आज ही खराब होना। जरा संभल के सूरज, तुम्हारे हाथ में मेरी बहन की खून पसीने की कमाई है। बड़ा कब होगा बेटे? अपने होने वाले जीजा जी से ना ऐसे बातें नहीं करते। और रही बात इन पैसों की, तो तेरी दीदी को मुझ पे पूरा भरोसा है, समझे? अच्छी तरह जानता हूं कि तुम जैसे लोग भरोसा जीतकर पैसा ले लेते हो और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हो चंद पैसों के। मगर ध्यान रखना, मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी।
सूरज को पैसे देकर दीदी सही नहीं कर रही है। वो लड़का ठीक नहीं है माँ। तुम्हारी दीदी की नजरों में अच्छा है ना? समझो बहुत अच्छा है। अरे कमाऊ लड़की है, घर का पूरा खर्च चलाती है। पंख लग गए हैं उसे। जब कमाऊ लड़की घर का खर्च चलाए फिर वो किसी की नहीं सुनती बेटा। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से तुम्हारा कॉलेज खत्म हो, तुम्हारी जॉब लग जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वे सूरज, अरे भाई कैसा? मिठाई नहीं लाया? मिठाई? हेलो भाभी। हेलो। आजा आजा चल चल जल्दी चल, जो तेरी दुकान दिखाता हूँ। ओ भाई 3 चाय। देख कैसी लगी दुकान? अरे वाह, हैं? मजा ही आ गया भाई। अबे लोकेशन देख रहा है, एकदम बीच बाजार में। अरे बेटा मैं बता रहा हूँ, मिट्टी बेचेगा सोना मिलेगा तुझे, सोना। अरे भाई हम वैसे भी यहाँ पर सोना ही बेचने वाले हैं। देखना माया, हमारी ज्वेलरी शॉप क्या चलेगी यहाँ पर। अच्छा सुन, ये ले भाई, तू रख, तेरी अमानत। पूरे 60,000 रुपए हैं। केवल 60,000? इतना ही तो बोला था तूने। भाई ये रख। देख यार, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन काम धंधा अपनी जगह। मैं मानता हूं मैंने कहा था, लेकिन आज यार बाजार का भाव बहुत बढ़ गया यार, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। देख भाई, तू अपनी जुबान मत बदल अब। भाई ये बाजार है, यहाँ जबान भाव के हिसाब से बदलती है, समझा? और आज की डेट में 80,000 से ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, समझा? लेकिन मैं तेरी एक मदद कर सकता हूँ, ये दुकान में कुछ दिनों तक रोक सकता हूँ। अगले हफ्ते आराम से आ जा, बाकी के पैसे ले आ। वरना 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 क्या? देख अभिषेक, तू जो भी कर रहा है सही नहीं कर रहा है। मैं ना क्या मैं आ गया ना अपनी औकात पे, इसीलिए मैं। अबे जा, तेरे जैसे टुच्चे मैंने बहुत देखे हैं। अगर तू मेरा बचपन का दोस्त ना होता ना, तो ये डील अभी की अभी कैंसिल कर देता मैं। सही कह रहा भाई तू। गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। मैं तो तेरा भला करने चला था, और आज तू मुझे से हट रहा है। 1 मिनट गैस। सूरज चलो यहाँ से, हम बात करते हैं बाहर से। देखना यार, चलो ना, हम आराम से बात कर सकते हैं ना? देख तो यार। अरे हाँ ना, ठीक है। सूरज, तुमने तो कहा था कि तुम जितने भी पैसे दोगे उतने में वो मान जाएगा। मैं बोला था उसने यही था, पर अब वो अपनी बातों से पलट रहा है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं 20,000 का इंतजाम और कर सकती हूँ। पर इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी? मेरे पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है और प्रोविडेंट फंड में भी कुछ पैसे हैं, इंतजाम हो जाएगा, डोंट वरी। सपना है ये हमारा, ऐसे नहीं टूटने देंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व? यस, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब चले पार्टी करें? तो चलो। गोलगप्पे? हाँ चलो ना। पैसों की तंगी अक्सर रिश्तों को भी तंग कर देती है। यही हो रहा था माया के घर में। अपने पिता की मौत के बाद माया इस परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थी। शायद इसीलिए कार्तिक और राधिका को यह डर सता रहा था कि कहीं माया की मेहनत का पैसा डूब न जाए। उधर माया को लग रहा था कि उसका भाई और उसकी माँ उसके भविष्य के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रहे हैं। माया अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी और सूरज के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना पूरा करना चाहती थी, जबकि कार्तिक और राधिका को लग रहा था कि कहीं माया अपना भविष्य बिगाड़ ही ना ले। कहीं ये वैचारिक मतभेद कोई बड़ा रूप तो नहीं लेने वाला था। जैसा तू कहे मेरे भाई। अब बात सुन, तेरा ही घर है, जब मन करे आता चलिए। कोई कहने की बात है। चल मिलते हैं फिर। हाँ चल, अपना ध्यान ख्याल रखियो। तू कॉल करिए मुझे पहुंच के। पक्का पक्का। बाय बाय, टेक ठीक केयर। है, मिलते हैं। अरे माया, अरे तुम यहाँ कैसे? मिस्टर सूरज, बीवी हूँ तुम्हारी होने वाली। जब दिल करेगा तब आऊंगी। आ सकती हूँ ना? वैसे अभिषेक यहाँ क्यों आया था? तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया क्या? दोस्त लोग हैं ना, तो इतना सब तो चलता ही रहता है। लेकिन वो आया क्यों था? अरे कुछ नहीं, बस वो
दुकान की डील क्लोज करने के लिए आया था। डील तो क्लोज हो चुकी है ना सूरज। देखो सूरज, उसे 20,000 देके नक्की करो और ज्यादा दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, तुम ये सब छोड़ो, चलो अंदर तो चलो ना। अरे माया, गुस्सा छोड़ भी दो और हंस दो। अरे अब हंस भी दो। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूं। नहीं बाबा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं तो बस आई थी कि तुम्हें ये ज्वेलरी दे दूं। इसे बेच के 20,000 दे दो उसको। थैंक यू सो मच माया। बस एक बार हमारी दुकान चल निकले ना, फिर देखना, इसे तिगनी कीमत के गहने ला के दूंगा मैं तुम्हें। आई नो सूरज, पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। आई लव यू माया, तुम्हारा ये भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। आई लव यू टू। सूरज का फोन क्यों नहीं लग रहा? कहाँ है? फोन भी तो नहीं लग रहा। सूरज, where are you? एक मिनट रुकिए। सूरज ने काम भी शुरू करा दिया दुकान में और मुझे बताया तक नहीं। सूरज है कहाँ? सूरज, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सूरज हैं कहाँ? आज तो ये आने वाले थे पैसा लेकर, देख लो फोन तक नहीं लग रहा अब इनका। तो मैडम ऐसा है, जो मेरी दुकान है ना, उसके लिए मुझे फोन बहुत आ रहे हैं और अब मैं ये दुकान जा रहा हूँ देने किसी और को। अरे अभिषेक, तुम ऐसे कैसे ये दुकान किसी और को दे सकते हो? तो क्या करूँ? अरे कितना इंतजार करूँ भाई? लेकिन मैंने तो सूरज को पैसे दे दिए थे, लेकिन उसका फोन भी नहीं। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला, ठीक है? इतने दिनों तक दोस्त समझ कर दुकान रोक कर रखी थी। सूरज जिस दिन भी मिले उससे कह देना, शक्ल तक ना दिखाए मुझे। चलिए जाइए, हमें कोई दुकान नहीं देनी है आपको, कोई दूसरी दुकान ढूंढिए। जाइए जाइए। सारा काम बंद करो, किसी को दुकान नहीं देनी है। यार खिलाना यार। number you are trying to call is currently not reachable. कहाँ चला गया ये सूरज? घर पर भी नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा। क्या हुआ माया? माँ, सूरज का कुछ पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा उसका। घर गई थी, वहां भी लॉक लगा था। मैंने उसे ज्वेलरी भी दे दी थी। क्या हुआ कार्तिक? कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा। देखा, भाग गया ना। ऐसा नहीं है कार्तिक, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही किसी परेशानी में फंस गया। अगर ऐसा है तब भी पुलिस स्टेशन जाने में क्या दिक्कत है? सूरज के यूं अचानक गायब होने से माया के सारे सपने टूट गए। आखिर माजरा क्या था? कहां गया सूरज? क्या वो माया को धोखा देकर उसके पैसे लेकर कहीं भाग गया था या फिर किसी हादसे का शिकार हो गया था? माया के जहन में भी यही सब सवाल थे, लेकिन उसके पास कार्तिक के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार कार्तिक और माया ने पुलिस स्टेशन जाकर सूरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने का फैसला किया। पुलिस हरकत में आई और सूरज की तलाश की जाने लगी। उसके पड़ोसियों, दोस्तों, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन सूरज का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या माया कभी हकीकत जान पाएगी या फिर कार्तिक की सोच उसके सामने कोई और कड़वा सच लेकर आने वाली थी? ये देखो, सूरज की बाइक। सूरज, सूरज,
अब समझ में आ गया? कोई मुसीबत नहीं आई है उस पर। वो आपसे कट रहा है ताकि आप उससे पैसों का हिसाब ना मांगो। दीदी, आपने अपने भाई पे भरोसा नहीं किया। एक पराये आदमी पे भरोसा करके क्या मिला आपको? प्लीज, ये कोई टाइम नहीं है इस तरह की बात करने का। दीदी अब छोड़िए, चलिए जाके उसे ढूंढते हैं। चलिए जल्दी। सूरज, कार्तिक, सूरज, क्या? आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही थी। इट्स ओके। कार्तिक, आई थिंक हमें पार्किंग एरिया में जाना चाहिए। सूरज अपनी बाइक तो लेने आएगा ना वहाँ? हाँ दीदी, you're right। चलो। चलो। दीदी बाइक तो यहाँ पर नहीं है, लगता है चला गया हो। दीदी मैं यहीं पर रहना चाहिए था। बड़ी तकलीफ होती है जब वो शख्स आपका विश्वास तोड़ दे जिस पर आपकी सारी उम्मीदें टिकी हो। माया के साथ भी यही हुआ। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अब तक वो सोच रही थी कि सूरज किसी मुसीबत में, लेकिन यूं उसकी बाइक बाजार में मिलने से उसका दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके भाई और उसकी मां की राय सूरज के बारे में बिल्कुल सही थी। बहरहाल अब इतना तो तय हो गया कि सूरज गायब नहीं था, लिहाजा माया फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची। 4 दिन पहले आपने रिपोर्ट लिखवाई कि सूरज मिसिंग है और आज आप कह रही हैं कि सूरज मिसिंग नहीं। सर मैं तो कह रहा हूँ कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो मिसिंग होने का नाटक कर रहा है सर। कार्तिक प्लीज। तो ठीक है, फ्रॉड का केस दर्ज करूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल आप आ जाएं और कहें कि मैं अपने प्रेमी को बचाना चाहती हूँ, स्टेटमेंट बदलती हूँ, रिपोर्ट चेंज कर दीजिए। सोच लीजिए एक बार। कार्तिक चलो यहाँ से। अरे पर दीदी। पर कुछ नहीं, मैंने बोला ना चलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। चलो कार्तिक। सूरज की बाइक अभिषेक के पास कैसे आई? ये सूरज की बाइक तुम्हारे पास क्या कर रही है? कहाँ है सूरज? बोलो अभिषेक, कहाँ है सूरज? मुझे क्या पता, मैंने सूरज को तब से नहीं देखा है। अच्छा, तुमने नहीं देखा है तो ये बाइक खुद चल के तुम्हारे पास आ गई? बोलो अभिषेक, नहीं बताओगे ना तो ठीक है। तो अब पुलिस पूछेगी तुमसे कि सूरज कहाँ है। यार तुम पागल हो गई हो क्या? सुनो मैं बताता हूँ। दरअसल सूरज ने ये बाइक मेरे पास 20,000 रुपये गिरवी रखी थी। वो तुम्हें याद है, 20,000 रुपये कम पड़े थे और उसने यही कहा था कि भाई मैं जब आऊँगा ये बाइक ले जाऊँगा। और तो और वो ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी ज्वेलरी बिके यार। अगर वो नहीं चाहता था कि मेरी ज्वेलरी बिके, वो ज्वेलरी लेके मेरे पास क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया वो? बोलो अभिषेक, कहाँ है सूरज? यार मुझे क्या पता वो कहाँ है। ना ही उसका फोन लगता है, ना वो अपने घर पे, और ना ही वो एक गाड़ी लेने वापस आया। एक चीज तो सही है, अच्छा हुआ मैंने अपनी जो दुकान है ना किसी और को दे दी। भैया हमें माफ करो तुम लोग। हेलो, सूरज उठो ना। सूरज क्या हो गया? इसकी लाश हमें जंगल से मिली है। जंगल? इंस्पेक्टर साहब, सूरज जंगल क्यों गया था? वो जंगल क्यों जाएगा? और सूरज को कोई क्यों मारेगा?
इस बात का जवाब तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ लूटपाट हुई है। गले पे चेन टूटने के निशान है, ना हाथ में घड़ी है, ना जेब में वॉलेट। हे भगवान, किसने कर दिया ये सब? किसने किया और क्यों किया, पोस्टमार्टम और तफ्तीश के बाद ये तो पता चल ही जाएगा। और हाँ, इस बेचारे की माँ बहुत बूढ़ी है, यहाँ नहीं आ सकी, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद इसकी लाश और इसका सारा सामान हम लखनऊ भिजवा रहे हैं। सर प्लीज ये काम आप मुझे करने दीजिए। सूरज का सारा सामान मैं पहुंचाऊंगी, मैं पहुंचाऊंगी आप तक। ठीक। सूरज की मौत माया के लिए बहुत बड़ा धक्का थी, लेकिन यह तय हो गया था कि माया को सूरज ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो खुद अपराध का शिकार हो गया था। और यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर किसने उसे लूटा और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें मामले की तह तक पहुंचा सके। आखिरकार सूरज के पार्थिव शरीर और उसके सामान को अंतिम संस्कार के लिए उसके गांव भेज देने का फैसला किया गया। सूरज की चेन है, कैसे है? इसका मतलब सूरज के साथ जो भी कुछ हुआ वो यही हुआ, इसी घर में। सूरज की बॉडी तो जंगल में मिली थी ना, उसकी चेन यहाँ। पुलिस की तफ्तीश कह रही थी कि सूरज की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई, लेकिन उसके ही कमरे से उसकी सोने की चेन का मिलना कुछ और कहानी कह रहा था। तो क्या वाकई सूरज की हत्या जंगल में हुई लूटपाट के बाद, या फिर किसी ने उसके कमरे में उसकी हत्या की और फिर ऐसा दिखाना चाहा कि यह एक हादसा था? सूरज की चेन इस मामले की अहम कड़ी थी और माया सोच रही थी कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। चली गई? कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। अरे कुछ बताएगी, क्या ढूंढ रही है तू? कल रात को चेन यहीं रखी थी मैंने, कहाँ जा सकती है? मुझे पुलिस को अभिषेक के पास लेकर जाना, उसी ने चुराई होगी। सर, यही है, यही तो सूरज की चेन है। सर, इसी ने मारा मेरे सूरज को। ये तुम क्या कह रही हो? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मुझे कोई फंसा रहा है सर। ये चेन कल मुझे सूरज के घर से मिली। अगर सूरज की लाश जंगल में थी तो उसकी चेन घर पर क्या कर रही थी? ये देखिए सर, इसमें ब्लड भी लगा हुआ। इसी ने मारा मेरे सूरज को, उसकी बाइक भी चुरा ली और ये चेन भी चुराई इसने। मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूँ सर। तो असली कहानी क्या है ये अपने मुंह से उगलेगा। ले चलो सर। नहीं सर, मैं किसी सर ये देखिए सर, किसी के पैरों के निशान तक जा रहे हैं सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, कल कोई आया था सर यहाँ पर, ये निशान उसी इंसान के जो मुझे फंसाना चाह रहा है सर। एक और नई कहानी बना रहे हो ना तुम? सर आप ही बताइए, मेरी दुकान में कोई काम नहीं कर रहा है सर, तो ये निशान किसकी हो गए सर? सर मैं किसी को नहीं मार सकता सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर।
सर किसी के पैरों के निशान मेरे फ्लोर तक जा रहे हैं सर। ये निशान उसी इंसान के जो मुझे बताना चाह रहा है सर। हेलो हाँ माँ तू फिक्र मत कर, मैं और दीदी यहाँ पे संभाल लेंगे। आप मामा के घर ही रहिए, ठीक है? कार्तिक ने ये सब कुछ किया? मेरे अपने भाई। सब बता दूंगी मैं पुलिस को। माया को लग रहा था कि पैसों के लालच में अभिषेक ने सूरज की हत्या की, लेकिन कार्तिक के पेंट से सने सैंडल्स और उसके कमरे से बरामद गहने और पैसों ने सच्चाई उसके सामने लाकर खड़ी कर दी कि खुद उसके भाई ने सूरज का कत्ल किया था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब उसे मिल पाता इससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। तो क्या वाकई कार्तिक ही सूरज का कातिल था, या यह भी इस साजिश का कोई अगला पड़ाव था? कार्तिक तू? हाँ मैं। दीदी क्या करूं, इतनी जिद्दी जो तू है। कितना समझाने की कोशिश की कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर नहीं, तू नहीं मानी। तूने कभी भी अपनी भाई की बात भी नहीं सुनी और जाके उस 2 टके के आवारे लड़के को सारे पैसे और जेवर सौंप दिए। इसलिए मैंने उसे मार डाला। याद है जब तू उसे जेवर देने गई थी, तब मैं तेरे पीछे था और उसी रात को मैं सूरज के घर गया। उसकी हत्या की। उसके बाद सारे पैसे और जेवरात लिए। उसके बाद उसके लाश को बोरे में भरकर जंगल में फेंका है। उसके बाद मैं घर का सारा माल वापस घर में लेके आ गया। कुछ गलत किया मैंने दीदी? बोलो ना, कुछ गलत किया? मगर तुझे तो तब भी चैन नहीं था। कोई ना कोई सबूत ढूंढती गई और जब तुझे सूरज की सोने की चेन मिल गई ना, तब मुझे एक तरीका समझ में आ गया। मैंने जाके वो गोल्ड वाली चेन अभिषेक के यहाँ रखी। तू ये सब करेगा और बच जाएगा। पुलिस को बताऊंगी मैं ये सच। हाँ, पुलिस को? अच्छा एक बात बता, तू पुलिस के पास जाएगी कैसे? तू तो यही बंदे रहने वाली है। समझी हाँ पगली? पागल हो गया तू कार्तिक? कार्तिक खोल मुझे प्लीज, कार्तिक खोल। कब तक बांधेगा? बोलना कब तक बांधेगा? अभी मां आ जाएगी तब तो मैं खुल जाऊंगी ना। फिर देखियो तू। अरे माँ आएगी तब आएगी ना माँ। तब तक दीदी तो बहुत दूर जा चुकी होगी। और वैसे भी
हमारे देश में ना रोज कोई ना कोई नौजवान लड़की गायब होती रहती है। कोई पूछता है? दिमाग खराब हो गया तेरा? भाई है तू मेरा? चुप कर, मेरी बात सुन। पुलिस तो यही समझेगी कि तूने पागलपन में आके घर छोड़ दिया और फिर सदमे में आके तूने खुदकुशी कर ली। छोड़ मुझे। छोड़ दो ना, ठीक है? अब तू यही मर। कार्तिक, खोल मुझे। कार्तिक खोल। कार्तिक खोल मुझे। कार्तिक। कार्तिक खोल मुझे। मैं कहती हूँ खोल मुझे। कार्तिक खोल। खोलना कार्तिक, प्लीज कार्तिक। कार्तिक खोल दे। खोल कार्तिक। कार्तिक खोल कार्तिक। खोल कार्तिक। क्या दीदी, मरने के टाइम भी क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है? माँ कुछ भी ठीक नहीं है माँ। वो कार्तिक माँ उसने सूरज को मारा माँ। माँ मुझे भी मारना चाहता है वो। माँ उसने मुझे बांधा, रस्सियों से बांधा ऊपर। माँ चलो पुलिस स्टेशन माँ। नहीं पुलिस के पास। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम पुलिस के पास जाएंगे, पर उससे पहले कार्तिक को मैं सजा दूंगी। कैसी बातें कर रही है? ऐसी हालत में बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अंदर चल, हम पुलिस को खुद फोन करते हैं। चल। नहीं अंदर नहीं माँ कार्तिक। आओ मेरे साथ। चल। नहीं माँ कुछ नहीं होगा, तू पुलिस को फोन कर। छोड़ो माँ, मुझे क्या कर रही हो? छोड़ो माँ। माँ तुम मेरे भाई कार्तिक। यही रहे, बंद कर दे दरवाजा। कार्तिक, माँ, कार्तिक, खोलो दरवाजा, माँ। नहीं जीना मुझे मर जाना है। माँ, सूरज को मार डाला, सूरज को मार डाला आप लोगों ने। मर जाऊंगी मैं, मुझे नहीं जीना। माया को अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, जिसे ममता की मूरत समझा जाता है, क्या वो इतनी क्रूर हो सकती है कि अपनी ही बेटी के होने वाले सुहाग की जान ले ले? भाई जो
बहन की रक्षा करने की कसमें खाता है, क्या वो लालच में इतना अंधा हो सकता है कि अपनी ही बहन का जीवन तबाह कर दे? माया विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने सगे इतना विभत्स अपराध कर सकते थे। कहां तो वो पुलिस के सामने सूरज की हत्या का राज खोलना चाहती थी और कहां अब खुद उसकी जान खतरे में थी। अरे ये तो खुद ही मर गई। और क्या? अब क्या करें? अब मेरे बच्चे। दीदी मुझे इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। वैसे तो ये एक आम आत्महत्या का केस है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम के बाद हमें आप लोगों का बयान लेना होगा। मैं फ़ोन कर दूंगा, आप लोग बयान के लिए आ जाइए। मेरी बच्ची जान थी हमारे घर की, अब इसके बिना हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके बिना? अरे लेके जा रहे मेरी बच्ची को, देखो तो। अरे मत लेके जाओ मेरी बच्ची को। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कार्तिक, जहर पीकर खुद ही बला टल गई। अब वो गई माँ, तू पूरी भाजी बना ना, और साथ में गाजर का हलवा प्लीज। बनाती हूँ। अच्छा कार्तिक, तुम याद रखना माया के ऑफिस से प्रोविडेंट फंड लेना है। अरे माँ वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही होगा ना, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा उसके लिए। हाँ तू खाना बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बना रही। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, जी हम वहां पर पहुंचते हैं। सुसाइड नोट से तो ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक तनाव में थी। सूरज की मौत के बाद उसने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। हमने उसे बहुत समझाया, पर उसने हमारी एक नहीं मानी। उसका तो जैसे जिंदगी से मोह भंग हो गया था। आपने उसे डॉक्टर को दिखाया था? सर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं सर। साहब मैं हमेशा उसके साथ रहती थी। उस दिन बस खाना बनाने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था, बस उसी समय ये हादसा। आप हमेशा उसके साथ रहती थी? अजीब बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये तो साफ साफ लिखा है कि उसके सर पे पीछे के साइड बहुत बड़ा घाव था। इस बात को आप जानती थी? सर हो सकता है जहर पीने के बाद गिरने से सर पर चोट लगी हो। नहीं, कोई भारी चीज से वार किया गया था, जैसे कि ये। इस पे माया के खून के भी निशान हैं। ये बैट तुम्हारा है ना? हाँ सर। खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल ही जाएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों अपने मुंह से सच्चाई उगलें। इंस्पेक्टर साहब, वो सूरज की मौत के बाद जैसे पागल हो गई थी हमारी बेटी। वो घर में चीजें तोड़फोड़ करती रहती थी। हो सकता है उसी दौरान उसे चोट लग गई हो। हाँ सर। अब उसे लग गया था या उसने अपने आप को मार लिया, ये बात तो वो ही बताएगी।
क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाई। अभी समझाता हूं, आइए। आप लोगों को लगा था कि मैं मर गई, यही सोच रहे थे ना? मैं जानती थी कि आप लोग मुझे मार डालना चाहते हो। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, आप लोग मेरी मौत को सुसाइड का नाम देना चाहते थे, तो मैंने खुद ही सुसाइड करने का ड्रामा किया। बाथरूम में गई, फेनाइल की बोतल को खाली किया, साबुन से अपने मुंह पर झाग बनाया, सुसाइड नोट लिखा और मरने की एक्टिंग की। आप लोगों को लगा कि मैं मर गई। आप लोग तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और तुरंत आपने पुलिस को बुला लिया। जब मैंने इसके नर्व चेक किए तो मुझे फौरन पता लग गया कि ये अभी मरी नहीं है, लेकिन जब मैंने सुसाइड नोट देखा तो मैं समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए पोस्टमार्टम के बहाने मैं इसे यहाँ ले आया, सच जानने के लिए। और अब तुम लोगों का सच सारी दुनिया देखेगी। हिरासत में ले लो इन लोगों को। 1 मिनट सर। माँ, जो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है वही उन्हें मार दे तो जानती हो उसे क्या कहते हैं? उस माँ को डायन बोलते, लेकिन वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है। लेकिन आपने तो, और तू भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को ही मिट्टी में मिला दिया। लॉकअप में ले जाओ इन लोगों को। जहां लालच होता है वहां अपराध होता है, लेकिन इस अपराध के पीछे का लालच बेहद ही संगीन और घृणास्पद था। हैरानी की बात यह नहीं थी कि एक भाई ने अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी बहन का भविष्य उजाड़ डाला, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि कार्तिक का अपराध जानने के बाद भी राधिका ने उसका साथ दिया और यहां तक कि खुद अपनी बेटी की हत्या की साजिश तक रच डाली। अदालत ने इसे एक बेहद संगीन अपराध माना। यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। कार्तिक ने पूरे होशो हवास में ठंडे दिमाग से सूरज की हत्या की साजिश रची। उस पर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चला। कार्तिक और राधिका पर माया की हत्या की साजिश और पुलिस को गुमराह करने का जुर्म भी साबित हुआ। कार्तिक को उम्र कैद और राधिका को 11 साल कैद की सजा सुनाई गई। माया आज तक नहीं समझ पाई है कि आखिर उसके अपनों ने उसे किस गलती की सजा दी। गलती माया की नहीं थी, गलती थी लालच और आपराधिक मानसिकता की। लालच हमेशा अपराध के लिए उकसाता है हम, इसीलिए रहें सावधान लालच के इस दानव से। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर। तो सावधान।